बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां संभल जामा मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी। मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष के वकील मौजूद रहेंगे। दोनों पक्षों ने मांग पर आज सुनवाई। तो संभल जामा मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई जारी। बता दें, दोनों ही पक्ष के वकील आज अपनी अपनी बात को रखेंगे। तो बता दें कि मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्ष के वकील आज मौजूद रहेंगे। संभल के शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। जहां सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद प्रबंधन समिति की उन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसने स्थानीय सिविल अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे कराने के आदेश को बरकरार रखा था। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले 11 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की अनुपस्थिति और स्थगन पत्र यानी एडजर्नमेंट लेटर मिलने के कारण कोर्ट ने मामले को 18 अगस्त के लिए टाल दिया था। बता दें कि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1991 का प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने से रोकता है। इसलिए इस तरीके के सर्वे और मुकदमे कानूनी रूप से मान्य नहीं होने चाहिए। तो देखिए, हिंदू पक्ष का क्या कुछ कहना है और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है वो आपको बता रहे हैं। जन निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्थानीय सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर अंतरिम स्टे लगाया हुआ है और सर्वे रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखने के निर्देश दिए हैं। इसी वजह से स्थानीय कोर्ट ने भी मामले को 25 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। तो बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद प्रबंधन समिति की उन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसने स्थानीय सिविल अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे कराने के आदेश को बरकरार रखा था। जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इससे पहले 11 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की अनुपस्थिति और स्थगन पत्र मिलने के कारण कोर्ट ने मामले को 18 अगस्त के लिए टाल दिया था। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप को बदलने का अधिकार नहीं देता, इसलिए इस तरीके के सर्वे और मुकदमे कानूनी रूप से मान्य नहीं होने चाहिए। तो देखिए, विवाद क्या है। संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर का ये पूरा विवाद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद प्राचीन मंदिर के ऊपर बनी, जबकि इस दावे का मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से विरोध करता आ रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद प्राचीन मंदिर स्थल पर बनी हुई है, इसलिए इस मस्जिद को हटाना चाहिए और मंदिर को यहाँ पर दोबारा से निर्माण होना चाहिए। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को, किसी भी पूजा स्थल को, उसके एक्चुअल स्वरूप को हटाना गैर कानूनी है, इसलिए इस तरीके के मुकदमे, इस तरीके की दलीलों का कोई औचित्य नहीं बनता है। बता दें कि इस दावे का मुस्लिम पक्ष पूरी तरीके से विरोध करता है। हिंदू पक्ष का दावा मस्जिद प्राचीन मंदिर की जमीन पर बनी। तो सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद प्रबंधन समिति की उन याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसने स्थानीय सिविल अदालत द्वारा मस्जिद के सर्वे कराने के आदेश को बरकरार रखा था। बता दें कि पहले ये सुनवाई 11 अगस्त को होनी थी, जहां दोनों ही पक्षों के वकीलों की अनुपस्थिति यानी दोनों ही पक्षों के वकील मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से तारीख को 18 कर दिया गया था। हमारे साथ प्रणवीर हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणवीर, देखिए, जो पूरा मामला है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, जहां हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद जहां पर बनी हुई है वो मंदिर की ज़मीन है, और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत अब
कहीं पर भी अगर कोई भी निर्माण है परिसर का जहां पर आराधना की जाती है, उस पर मुकदमा चलना जायज नहीं है। देखिए सौम्या, जो आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हिंदू पक्ष की मांग है, अगर किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप नहीं बदलना चाहिए या उस पर मुकदमा चलना ठीक बात नहीं है, तो यही बात तो हिंदू पक्ष भी लगातार कह रहा है कि जिस तरीके से हमारे जो हरि मंदिर था उसको तोड़ करके जामा मस्जिद बना दिया गया है, तो उसका कहीं ना कहीं उसका सर्वे हो। यानी कि अगर दो मामले में किसी भी प्रकार से अगर कोई विवाद चलता है तो उसका एक सर्वे रिपोर्ट ही मुख्य आधार बनता है कि उसको ये बताया जाए कि प्राचीन काल में क्या था। आपने देखा कि कई ऐसे धार्मिक स्थल थे जहां पर जिनको तोड़ करके कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण कार्य, मस्जिद का निर्माण कार्य किया गया, लेकिन उनकी जो धरातल थी, उनका जो कहीं ना कहीं बेसमेंट था, उनके जब खुदाई की गई तो उसमें प्राचीन सभ्यताएं मिली, मूर्तियां मिली, तमाम ऐसी चीज मिली जिससे ये कंफर्म हुआ कि ये कहीं ना कहीं इसके पहले यहाँ पर हिंदू था। जब यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से जो हिंदुस्तान में विद्रोह पैदा करना चाहते थे ऐसे शासक जब यहाँ पर आए तो उन्होंने मंदिरों को प्रगट किया, मंदिरों को प्रगट करके कहीं ना कहीं उनको उन्होंने विध्वंस किया। विध्वंस करने के बाद वहां पर मस्जिद का निर्माण कार्य किया। ऐसे ही जामा मस्जिद के ऊपर आरोप लग रहा है कि हरि मंदिर यहाँ पर पहले था, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसको तोड़ करके जामा मस्जिद बना दिया गया है। हिंदू पक्ष का जो दावा है कि इसको कहीं ना कहीं जांच किया जाए, जांच करने के बाद सर्वे रिपोर्ट में जो निकल करके आए उसके आधार पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। आज अगर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसमें ये नहीं कंफर्म होगा कि ये मंदिर है कि मस्जिद है, इस बात की बिल्कुल कोई बात नहीं है। इसमें सिर्फ ये बात है कि इसका जो मस्जिद है उसका सर्वे कराया जाए। हिंदू पक्ष का साफ तौर पर मांगना है कि इसका सर्वे कराया जाए और सर्वे कराने के बाद में इस पे बताया जाए कि ये मंदिर है या मस्जिद है। क्योंकि अगर हिंदू पक्ष ये चाहता है कि इसका सर्वे हो, उसी बात को लेकर के मुस्लिम पक्ष ये चाहते कि बिल्कुल भी इसकी सर्वे ना हो, तो किसी भी प्रकार से जो जामा मस्जिद है इसको जामा मस्जिद के रूप में ही बरकरार रखा जाए। अगर आप प्राचीन इतिहास में चले जाइए तो आप चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे अयोध्या हो, तमाम ऐसे विवाद रहे हैं, तमाम ऐसे विवादित स्थल रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि जहां पर जब शासक आए थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं जो मंदिरों को चिन्हित किया था, टारगेट किया था। आप किसी भी बड़े धार्मिक स्थल को देख लीजिए तो उससे बगल में सटा हुआ कहीं ना कहीं मस्जिद या जो हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके धार्मिक स्थल जरूर पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो बातें हैं वो पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि कोर्ट ने भी, इलाहाबाद कोर्ट ने भी कुछ बातों को स्वीकार किया था, कुछ बातों को माना था, चैलेंज किया गया उसी बातों को। तो एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने भी सुनवाई के लिए जो अवसर है वो सुप्रीम कोर्ट देखिए किस प्रकार से फैसला करता है, क्या करता है। जो मुस्लिम पक्ष के दावे हैं उस दावे को करता है कि हिंदू पक्ष का जो प्राचीन जो मंदिर है उस स्थल पर कहीं ना कहीं मस्जिद बनाई गई है। इन सब चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से फैसला करता है ये तो फिलहाल आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर लोगों की बात करें, किसी भी मुद्दे पर अगर कोई विवाद फैलता है या कोई प्रकरण गंभीर होता है करने का एक ही उद्देश्य बचता है, ही जो है लॉजिक बचती है कि उसका कहीं ना कहीं सर्वे कराया जाए। जो उसके सर्वे कराया जाए, उसकी जांच कराई जाए, उस बिल्डिंग के जो अंदर तहखाने हैं, तहखानों की कहीं ना कहीं जांच कराई जाए, उसकी बनने की जो डिजाइन है उस पर कहीं ना कहीं जांच कराई जाए। क्योंकि आपने देखा कि काशी विश्वनाथ में जिस तरीके से जो काशी में जो जांच हुआ, जांच होने के बाद में जो सर्वे आई उस पर कहीं ना कहीं एक सर्वे का आपने देखा कि जो तमाम ऐसे पक्ष थे, जो हिंदू पक्ष में कहीं ना कहीं फैसला आया। तो तब से लगातार जो है जो हिंदू पक्ष है वो लगातार इस चीज की मांग कर रहे हैं। जामवापी मंदिर की अगर बात करें तो जिस तरीके से वहां के तहखानों की जांच हुई, तहखानों के बाद में वहां तो भगवान भोलेनाथ और उनके बाद नंदी का आप एक स्वरूप अगर देखिए तो कहीं ना कहीं जो शंकर जी का मंदिर होता है, मूल उनकी जो मंदिर का केंद्रबिंदु होता है, उसी तरह नंदी का मुंह होता है। यानी कि तमाम ऐसे जो संगठन है, धार्मिक संगठन है, तमाम ऐसे वैज्ञानिक हैं जो सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद में उस पर कहीं ना कहीं रिपोर्ट निकलती है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए किस प्रकार से फैसला करता है कि वहां पर सर्वे होगा या नहीं होगा। मंदिर का वहां पर मंदिर और मस्जिद के जो विवाद है हिंदू और मुस्लिम का, ये कहां तक लॉजिक है, कहां तक राजनीति होगा, इसका जांच कराना है तो सुप्रीम कोर्ट के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन कई ऐसे पॉइंट हैं, कई ऐसे
आधार है जिस पर हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा है कि उसका सर्वे हो। तो सर्वे होने के बाद ये पता चले कि यहाँ पर मंदिर था या मस्जिद था। अगर वहां पर सर्वे में मस्जिद निकल करके आता है तो कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष अपना जो मुकदमा है वो खारिज हो जाएगा, वो वापस ले लेंगे। लेकिन अगर वहां पर मस्जिद के नहीं, अगर वहां मंदिर के कहीं जो हर मंदिर के रूप में जो हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, अगर उसके कहीं शिलालेख मिले, अगर हिंदू सनातन धर्म के कहीं उसमें प्रतीक मिले, उसकी अगर चीज मिले, क्योंकि एक चीज तो साफ है कि जब से जामा मस्जिद बना है तब तो उसके बाद तो हिंदू पक्ष का व्यक्ति वहां जाकर के किसी भी प्रकार से मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा या मूर्तियों का या चित्रकारी या जो कला है उसको नहीं कर सकता है। उसकी जांच होगी, उसकी खुदाई होगी, किसी भी प्रकार से सर्वे की बात चल रही है उस तरह का अगर कहीं सर्वे हुआ तो उसमें पता चलेगा कि उसकी दीवारों पर कितनी पुरानी इसकी दीवारें हैं, इसके तहखाने में क्या है, इनकी दीवारों पर किस प्रकार की डिजाइन बनाई गई है। क्योंकि आपने देखा कि सनातन धर्म की जितनी भी धार्मिक स्थल है वहां पर उनकी बनावट, उनकी मूर्तियां, चूंकि मूर्ति पूजा कहीं ना कहीं बैन है हमारे मुस्लिम समाज में। तो अगर मूर्ति पूजा बैन है तो अगर उसके अंदर मूर्ति का किसी भी प्रकार से कोई अवशेष निकलता है, कोई चिन्ह निकलता है, किसी भी प्रकार से कोई स्मृति इसमें तमाम चीजें हैं और अब दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। क्योंकि पहले 11 तारीख तय थी, दोनों ही पक्षों के वकील मौजूद नहीं थे, उनकी अनुपस्थिति के चलते इसको बढ़ा दिया गया और ये तारीख 18 हो गई। क्या आपको लग रहा है पूरे मामले को देखते, क्योंकि मामला चलते हुए लंबा वक्त हो गया है, अयोध्या के राम मंदिर की तरह या ज्ञानव्यापी की तरह ये भी मामला लंबी प्रक्रिया भी होने वाली है, ये भी खिंचने वाला है मामला? देखिए मामला तो लगातार खिंच रहा है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता है वो एक साथ बहस नहीं करते हैं, चाहे उसकी वजह से मान लीजिए, चाहे डेट की वजह से मान लीजिए, मामले को कहीं ना कहीं खींचने का काम किया जा रहा है। और लगातार इस तरीके के जो मंदिर मस्जिद का जो विवाद है, आप देखिए अयोध्या का मंदिर का मामला कितने दिनों बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तब जाकर के कहीं ना कहीं इसका पक्षक्षेप हुआ, तो वहां पर भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर बना और आज वहां पर जय जयकार हो रही है। लेकिन उसी तरीके से आप देखिए वाराणसी में वही हुआ, वाराणसी में भी ज्ञानव्यापी मंदिर को लेकर के लगातार जो है हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के, लेकिन साफ तौर पर मानवता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, सामाजिक सौहार्द के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो जहां भी हिंदू धर्म के मंदिर बने हुए हैं और वो मुस्लिम धर्म के लोगों का है, तो हिंदू धर्म के लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा दरिया दिल दिखा करके वो मुस्लिम समाज के लोगों को दे देना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई विवाद न हो, आपस में टकराव न हो। क्योंकि हिंदुस्तान है, यहाँ पर सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रकार के लोगों का स्वागत होता है। सेम प्रकार से अगर मुस्लिम समाज के लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, जो कोई आता था, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कई कार्यक्रमों में बोले कि जिस प्रकार के जो है वो हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने सिर्फ धर्म को टारगेट किया, तो मंदिरों को टारगेट किया और मंदिरों को विध्वंस करके उन्होंने कहीं ना कहीं मस्जिद बनाने का काम किया। अगर ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को ये चीज पता है कि यहाँ पर पहले मंदिर था, यहाँ पर सनातन धर्म के लोग पूजा पाठ करते थे, तो उनको भी बड़ा दरिया दिल दिखाना चाहिए और ऐसे जगह को निश्चित तौर पर हिंदू लोगों को दे देना चाहिए ताकि वो अपना पूजा पाठ, अपना धर्म की। बिल्कुल प्रवीण, तो देखिए सुनवाई के बाद देखना होगा क्या कुछ चीजें निकल करके सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने की जानकारी देने के लिए। अगली खबर आपको गोरखपुर से दे दी, जहां सीएम योगी का जनता दर्शन, पूजा अर्चना के बाद सीएम का जनता दर्शन। सीएम योगी ने दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने तुरंत निस्तारण के निर्देश भी दिए। तो पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया। इस जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना, दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना। कि सिर्फ गोरखपुर से नहीं बल्कि आसपास से, और कह सकते हैं कि दूर दूर से लोग, अलग अलग शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी की समस्याओं को बखूबी सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उनका निस्तारण भी करते हैं। और देखिए अधिकारी लगातार मौजूद रहते हैं वहाँ पर और अधिकारी तुरंत उन मामलों के निस्तारण को लेकर काम करना शुरू कर देते हैं। तो पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने जनता दरबार लगाया है, जनता दर्शन लगाया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन लगाया और समस्याओं को तुरंत निपटाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। देखिए यहाँ पर तमाम महिलाएं अपनी गुहार लेकर पहुंचती हैं और मुख्यमंत्री सभी की बातों को सुनते हैं और परेशानियों को तुरंत निपटाने का प्रयास किया जाता है। जो समस्याएं तुरंत नहीं निपटाई जा सकती हैं,
तो बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने दूर दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और सीएम योगी ने तुरंत निस्तारण के दिशा निर्देश भी दिए। तो सीएम योगी का जनता दर्शन कार्यक्रम। बता दें कि जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तब से वो इस तरीके के कार्यक्रम चलाते हैं जिसमें वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं और जिन समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जा सकता है वो वहीं पर हो जाती हैं, बाकी के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए जाते हैं। और देखिए अधिकारियों को भी ये स्पष्ट रूप से पता है कि अगर ज़रा सी भी नज़रअंदाजी या अनदेखी की गई सीएम के निर्देशों की तो कार्रवाई अधिकारियों पर भी बड़ी हो सकती है। झांसी में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने फीता काटकर तहसील सदर में नवनिर्मित सभागार का लोकार्पण किया। इसके बाद डीएम और एसएसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर फरियादियों की शिकायतों को सुना। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। आईजीआरएस शिकायतों की नियमित समीक्षा, शिकायतकर्ता की संतुष्टि और मानवीय दृष्टिकोण से निस्तारण पर भी जोर दिया गया। भूमि विवाद और अवैध कब्जों के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं बीड़ा से जुड़े कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 12 लेखपालों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें लेखपाल मोनिका रावत समेत अन्य लेखपाल शामिल रहे। झांसी में आईजीआरएस यानी कि समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के तहत बेहतर और प्रभावी कार्य करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबी जीटीएस मूर्ति को सम्मानित किया गया। सोमवार 17 अगस्त को पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र आकाश कुलहरी और मंडलायुक्त झांसी बिमल कुमार दुबे ने एसएसपी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की। आईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में झांसी पुलिस के प्रयासों को अधिकारियों ने सराहनीय बताया। साथ ही आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ काम करने पर एसएसपी की प्रशंसा की गई। इस सम्मान से पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा है। अधिकारियों ने भविष्य में भी आईजीआरएस शिकायतों का गंभीरता और प्राथमिकता के साथ निस्तारण सुनिश्चित करने पर जोर दिया। तो देखिए यहाँ पुलिस के कामों की सराहना की गई जिसको लेकर प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। झांसी में पुलिस के कामों की सराहना की गई और जिस तरीके से जनता के साथ तालमेल बिठाकर काम किया जा रहा है उसको लेकर प्रोत्साहित किया गया। हरदोई में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर 18 अगस्त 2026 को कक्षा 1 से 12 तक के सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ सीबीएसई, आईसीएसई और संस्कृत बोर्ड समेत सभी बोर्ड के स्कूलों में छात्रों की छुट्टी रहेगी। हालांकि विद्यालयों के सभी शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी अपने स्कूल में उपस्थित रहेंगे और शासकीय कार्यों का संपादन करेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के आदेशों को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। भारी बारिश और मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला विद्यार्थी की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है। कुशीनगर में इलाज के दौरान 28 वर्षीय महिला अंगीरा की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला पटवाना कोतवाली क्षेत्र के छावनी स्थित सरस हॉस्पिटल का है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि दलालों ने तीमारदारों को झांसे में लेकर महिला को सरस हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इससे पहले कुशीनगर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरों ने बीमार अंगीरा को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप यह है कि महिला की मौत के बाद अस्पताल कर्मचारियों ने उसके अनपढ़ पति से सादे कागज पर सिग्नेचर भी कराए। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और कहा कि मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। तो हंगामे की सूचना पर हॉस्पिटल में पुलिस पहुंची। इलाज के दौरान महिला की मौत के बाद जमकर हंगामा काटा गया था। पता चला है तुरंत यहाँ पे
देखिए आने के बाद से जो है कुछ हमने जो है मरीज के गार्जियन से बातचीत किया है, जो है हमें यही पता चला, जैसा कि आप बोल भी रहे हैं कि इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लेकर गया था, लेकिन वहाँ के डॉक्टर जो है गोरखपुर के लिए रेफ़र किया। तो यहाँ के कुछ लोगों ने जो है, जैसा कि कहना है इन लोगों का, जो है बुला करके लेके हॉस्पिटल वहाँ से अपने हॉस्पिटल ले चले आए। तो इलाज करना तो अच्छी बात है, लेकिन मगर ये है कि बुला करके ले आना जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से पुनः जो है, ये गलत बात है। जो है अभी जांच का विषय है, आगे जांच होगा, जांच के बाद जो भी दोषी होगा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में नेपाल से आए पानी के चलते महसी, नानापारा, मिंघीपुरवा और कैसरगंज तहसील क्षेत्र के 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के पानी से हजारों बीघे फसलें प्रभावित हुई हैं। वहीं अब पशुओं के सामने चारे का भी गंभीर संकट खड़ा हो गया है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उन्होंने पशुओं के लिए जिस चारे की बुआई की थी वह भी पानी में डूबकर नष्ट हो गया। पिछले 2 दिनों से प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए चारे की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों के मुताबिक चारा नहीं मिलने से पशुओं के सामने भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो रही है। बाढ़ पीड़ितों ने प्रशासन से जल्द पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कराने की मांग की, ताकि उन्हें इस संकट से राहत मिल सके। 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आप देख सकते हैं स्थितियां कितनी बद से बदतर हो चुकी हैं। लोगों के खेत पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, हजारों बीघे फसल बर्बाद हो गई है। नेपाली नदियों का पानी आने के चलते बहराइच के घाघरा नदी उफनाने लगी है। घाघरा नदी के उफनाने के चलते बहराइच के 3 तहसीलें नानपारा, मिहीपुरवा और महासी तहसील में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दर्जनों गांव बाढ़ से घिर गए हैं और दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। ऐसी स्थिति में लोग बदहाल जिंदगी जीने को विवश है। लोगों के पास न खाना बनाने के लिए जगह बची है और न ही सर छुपाने के लिए छत बची है। ऐसी स्थिति में वो बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी स्थिति में वो भीषण परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप द्विवेदी है। इधर चारा अब नहीं मिल पा रहा है, अब तोड़ के से चल रहा है काम। बहुत दयनीय स्थिति है। चारे की प्रॉब्लम क्यों आई? चाहे ये पानी भर जाने की वजह से। ये घाघरा से सुन में आया है कि 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वही सब भरा हुआ है। ये और बढ़ रही है। प्रशासन अभी कोई मदद पे नहीं आया, ना बताया गया है कि कितना छोड़ा, अलर्ट कि नहीं। घाघरा के बिल्कुल नजदीक मेरा गांव है। कम से कम प्रशासन को आना चाहिए, बताना चाहिए कि कितना पानी छोड़ा गया है, क्या है। आप सतर्क हैं। यहाँ मगरमच्छ का भी आए दिन हमला होता रहता है। अभी बगल के गाँव में 1 महीने के हुआ तकरीबन, अभी एक लड़के को मगरमच्छ ने खाया है। तो अभी वो यहाँ एक नया बांध बन रहा है, वहीं के ऊपर वो अभी 2 घंटे पहले देखा गया है। फसल की क्या स्थिति है? कितनी फसल को नुकसान? फसल की स्थिति ये है कि कुछ धान डूब चुके हैं, वो बिल्कुल एकदम समझिए सड़ गए हैं। अभी जो पानी बढ़ रहा है तो खेतों में हजारों बीघे जो ये सब धान दिख रहे हैं, सब डूब गए हैं। ये सब खराब हो गए। खराब है। इस तरह के हालात है कि अब पशुओं के सामने चारे की प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। वो चारा जहां से आता था वहां अब बाढ़ का पानी है। ऐसी स्थिति में पशुपालक काफी परेशान है। सैयद मसूद कादरी, भारत अपडेट, महासी। कुशीनगर से कथित अवैध शराब बिक्री का एक वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर वायरल बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में टोकन या पर्ची के जरिए शराब की बिक्री किए जाने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक ग्राहक दुकान से पर्ची लेने के बाद बगल की गली में स्थित कथित गोदाम से शराब लेता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद बिना लाइसेंस शराब बिक्री और कथित मिलावट को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खुलेआम चल रहे इस कथित कारोबार को लेकर आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि वायरल वीडियो की सत्यता की स्वतंत्रता की पुष्टि नहीं हुई है। मामला कसिया थाना क्षेत्र के सपहा का बताया जा रहा है। अब जांच के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।